Hello everyone. So in today's video we'll discuss the important questions, chapter wise important questions देखेंगे बेटा ब्लॉक 2 के BZYCT 131। तो ब्लॉक 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 7 एनालिडा। एनालिडा में बेटा से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला मेटामेरिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फीचर्स ऑफ एनालिडा, जब भी फीचर्स लिखने हैं जैसे मैंने पहले वाले ब्लॉक के लिए भी बताया था, आपको लिखने हैं डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स मतलब कि मेनली वो फीचर्स बताने हैं जो हमें उस फाइलम के अंदर मिलते हैं। और तीसरा है बेटा क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अगर चले आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में से जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है विजन ऑफ आर्थ्रोपोड, जो बहुत सारे पेपर्स में रिपीट हुआ है। मेटामॉर्फोसिस पे क्वेश्चन, मेटामॉर्फोसिस के बारे में भी कभी एक शॉर्ट नोट आ जाता है, या फिर हार्मोन्स एंड मेटामॉर्फोसिस ये पूछ लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फीचर्स करने हैं, क्लासिफिकेशन करनी है। इस चैप्टर के जो टर्मिनल क्वेश्चंस है, या अगर आप साथ में इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सको तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें से ही क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो मेनली वैसे 2 क्वेश्चंस विजन और मेटामॉर्फोसिस, और उसके अलावा ट्राई कि आप इसके जो बुक के बैक क्वेश्चन है वो ज़रूर करो। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 मोलास्क। मोलास्क में भी अगेन टॉर्जन एंड गैस्ट्रोपोड्स, उसके बाद कॉइलिंग ऑफ शेल, क्लासिफिकेशन, शेल्स एंड बायोवाल्विया, उस पर नोट आ जाता है। एंड इस चैप्टर के भी टर्मिनल क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 बेटा 2 फाइलम्स को कवर करता है, काइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। तो एक काइनोडर्मेटा में से जो बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम के बारे में। उसके अलावा हेमी या फिर उसके फीचर्स पूछे जा सकते हैं। हेमिकॉर्डेटा से उसके फीचर्स, क्लासिफिकेशन आ सकती है, या फिर अडेप्टिव फीचर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि इसकी एफिनिटी दूसरे फाइलम्स के साथ ये कैसे रिलेट करता है। ठीक है, सो ये थी लिस्ट ऑफ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो दिस इज बेटा, ये आ गया हमारा चैप्टर नंबर 7 दैट इज फाइलम एनालिडा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेटामेरिज्म हमें डिस्कस करना है, उसके बाद हमें फीचर्स ऑफ एनालिडा डिस्कस करना है और क्लासिफिकेशन डिस्कस करनी है। ओके जी, तो चलते हैं मेटामेरिज्म पे। सीलोम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो वी आर डूइंग मेटामेरिज्म। ओके, मेटामेरिज्म क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब होता क्या एक्चुअली, एनालिडा बेसिकली क्या है, वर्म्स। ठीक है, इनकी बॉडी जो होती है ना वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, अब एक सेगमेंटेशन होती है बेटा जो सुपरफिशियल होती है, मतलब कि ऊपर से स्किन में तो हमें सेगमेंट्स नजर आ रही है, लेकिन अंदर तक वो सेगमेंट पेनिट्रेटेड नहीं है, या वो अंदर से राइज नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स बने हुए होते हैं बॉडी के, और पूरी बॉडी जो है वो इन सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये सेगमेंट, इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन, या ये सेगमेंटेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सेगमेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हर सेगमेंट के अंदर सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम, मतलब हर एक के सेल्स जो हैं या हर एक के जो टिश्यूज हैं वो दे आर प्रेजेंट इन एवरी सेगमेंट। एंड इसकी वजह से मान लो इफ सम सेगमेंट्स आर इवन लॉस्ट, तो उसकी वजह से भी जो ऑर्गेनिज्म है उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑल द फंक्शंस आर हैपनिंग इन एवरी सेगमेंट। ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, सीलोम बिकेम डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ चैम्बर्स बाय पार्टीशन और सेप्टा। पार्टीशन के लिए और वर्ड क्या होता है, सेप्टा होता है, मेड अप ऑफ मेसोडर्मल लाइनिंग। तो जितना भी सीलोम है, जितनी भी बॉडी कैविटी है वो चैम्बर्स में डिवाइडेड है। दिस इंक्रीजेज द एफिशिएंसी एंड प्रिसीजन ऑफ बॉडी मूवमेंट एज इंडिविजुअल सेगमेंट्स कुड बी मूव मोर प्रिसाइजली नाउ द सेम मैकेनिज्म हाइड्रोस्टैटिक एंड और हाइड्रोलिक प्रेशर। अब क्या होगा, जो सेगमेंट्स है वो और इजीली मूव कर सकेंगे, और इससे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। ईच सेगमेंट केम टू हैव अ रेपिटेशन ऑफ मेनी अदर ऑर्गन सिस्टम लाइक सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टरी एंड नर्वस। यही पॉइंट मैंने बोला था बेटा इंपॉर्टेंट है कि हर सेगमेंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो हर सेगमेंट के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। ईच बॉडी सेगमेंट इज दस मोर और लेस अ रेपिटेशन ऑफ अदर। तो ऐसे लग रहा है कि हर जो सेगमेंट है वो एक दूसरे का रेपिटेशन है। तो अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन लग गई हमारी ये, द फिनोमेना ऑफ डिविजन ऑफ बॉडी इनटू सीरीज ऑफ मोर और लेस आइडेंटिकल सेगमेंट्स ईच कंटेनिंग अ सेक्शन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सिस्टम्स। तो वो प्रोसेस जिससे पूरी बॉडी डिवाइडेड है आइडेंटिकल सेगमेंट्स में, और हर सेगमेंट के अंदर सारे सेक्शंस काम कर रहे हैं, मतलब सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं। Each section of the body is known as segment or metamer. Metamerism has evolved independently at least twice in the animal kingdom, that is protostomes, annelid से लेकर arthropod तक, और deuterostomes, that means vertebrate में। अब ये चीज़ याद रखो, यहाँ पे 2 फाइलम्स के नाम नहीं आ रहे। एक फाइलम बेटा यहाँ पे मोलस्क नहीं आ रहा, उसके अलावा यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा नहीं आ रहे। और मैंने यही 2 क्यों बोले, अब इसमें तो अब बहुत सारे नहीं आ रहे, क्योंकि एनालिड से पहले मेटामेरिज्म नहीं आता। तो इससे पहले जो हमने फाइलम देखे थे, पॉरीफेरा, निडेरिया, टेनोफोरा हो गया, फिर उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थ्स हो गया, निमाटोडा हो गया, इनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं आता। सेगमेंटेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एनालिडा से स्टार्ट हो रहा है। तो एनालिडा में होता है, इसके नेक्स्ट फाइलम जो होता है आर्थ्रोपोडा में होता है, उसके नेक्स्ट फाइलम होते हैं मोलस्क और इकाइनोडर्मेटा, उनके अंदर ये देखने के लिए नहीं मिलता। सो फिर ये बाद में कहाँ मिलता है, ड्यूट्रोस्टोम्स, दैट इज वर्टिब्रेट के अंदर। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेशन है अगर आपको देखनी हो, ये सेगमेंटेशन में क्या होगा, बॉडी इज मार्क्ड बाय ट्रांसवर्स, सॉरी,
बॉडी इज मार्क बाय ट्रांसवर्स कंस्ट्रक्शंस, वो सुपरफिशियल होती है। अगर हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोले, व्हेन द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपार्टमेंट ऑन इट्स एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ईच कंपार्टमेंट जो है वो सेपरेट हो रहा है सेप्टम से, और ये जो वॉल है, जो अंदर की सेगमेंटेशन है, वो कौन से टिश्यू से डिराइव हुई है, वो डिराइव हुई है मेसोडर्म से। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये देखो, ये अलग अलग सेगमेंट्स बने हुए हैं, और यहाँ पे बेटा यही दिखा रहे हैं कि ये हर सेगमेंट के अंदर सारे टाइप के सेल्स या सारे टाइप के सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो याद रखना है सेगमेंटेशन किस में हो रही है, स्टार्ट किस में हो रही है, एनालिडा में, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी हमें एनालिडा में ही देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो ये बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल है, मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा इनके एपिथेलियल में एक आउटर ट्रांसपेरेंट मॉइस्ट क्यूटिकल होता है, काइटिनस सीटे प्रेजेंट होते हैं, सिलोम इनका शाइजोसिलोम है, हमने पढ़ा था ब्लॉक 1 में शाइजोसिलोम कैसे बनता है, जब मेसोडर्म की कैविटी स्प्लिट होती है। ठीक है, इनका क्लोज वैस्कुलर सिस्टम है, मतलब कि हार्ट जो बॉडी कैविटी है इट इज़ नॉट ब्लड फिल्ड। ठीक है, गट मस्कुलर है, माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट है। प्री सेगमेंटल प्रोस्टोमियम एंड पोस्ट सेगमेंटल पिगडियम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सेगमेंट्स है ना बेटा वो तो मेटामेर्स हो गए। ठीक है, शुरू के कुछ सेगमेंट्स मिलके जो माउथ बना रहे हैं उनको हम सेगमेंट में काउंट नहीं करेंगे, तो वो हो जाता है प्री सेगमेंटल प्रोस्टोमियम, और लास्ट में कुछ सेगमेंट्स फ्यूज होकर बना रहे होते हैं पिगडियम। ठीक है, तो ये दो सेगमेंट, जो सबसे पहला वाला है वो हो गया प्रोस्टोमियम, और जो लास्ट वाला है वो हो गया पिगडियम। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो होता है वो गैंग्लियन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट हाँ जी, उसके बाद अगर हम देखें इनके अंदर डिग्री ऑफ सिफाइलाइजेशन होती है, मतलब ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। वैसे भी सिफाइलाइजेशन हमने पढ़ा था, जिनके अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री स्टार्ट होती है उनमें शुरू हो जाती है। सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रीडिया के थ्रू हो रहा है, रेस्पिरेशन स्किन गिल्स या पैरापोडिया के थ्रू होती है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब सेपरेट सेक्सेस होते हैं। मोज़ैक डेवलपमेंट होती है, स्पाइरल क्लीवेज। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना कि लार्वा का क्या नाम है, लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर। ठीक है, तो लार्वल का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेगमेंट्स के बारे में बता चुकी हूँ, प्रोस्टोमियम एंड पिगडियम आर नॉट कंसिडर्ड सेगमेंट, क्योंकि वो फर्स्ट सेगमेंट से पहले के जो कुछ सेगमेंट्स फ्यूज हुए वो मिलके बन गया प्रोस्टोमियम, और जो लास्ट के कुछ सेगमेंट्स फ्यूज हुए वो मिलके बन गया पिगडियम। और जब भी इनमें न्यू सेगमेंट्स ऐड होते हैं ना, जैसे मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके अंदर ये पार्ट आ गया पिगडियम, जब भी कोई न्यू सेगमेंट्स ऐड होंगे तो वो पीछे की तरफ पिगडियम के एंड में होंगे। तो मतलब यहाँ पे सबसे न्यू सेगमेंट्स होते हैं और आगे के एंड में सबसे ओल्ड सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल रिटन हेयर, आप यहाँ से इजीली इसको मार्क कर सकते हो। ओके, दीज फ्यू लाइंस। उसके बाद अगर हम और आगे चलें तो ये हो गया। हाँ जी, बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में जो फाइलम एनालिडा है वो डिवाइडेड है 3 क्लासेस में, पॉलीकाइटा, ओलिगोकाइटा एंड हीरोडीनिया। तो ये 3 क्लासेस हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको हो सके तो टैबुलर फॉर्म में टेबल बना के डिफ्रेंशिएट कर लेना। पॉलीकाइटे जो होती है ये ज़्यादातर मरीन फॉर्म्स होती हैं, डिस्टिंक्ट हेड है, आइज हैं, टेंटिकल्स हैं। सेगमेंट्स में लेटरल प्रोजेक्शंस है, लेटरल प्रोजेक्शन मतलब ये ऑर्गेनिज्म है तो साइड पे प्रोजेक्शंस निकल रही है। ओके, लेटरल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरापीडिया, और उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बंडल ऑफ सीटे। ये याद रखना क्योंकि इसके बेसिस पे अभी हम क्लासिफिकेशन याद रखेंगे, बिकॉज बंडल ऑफ सीटे पॉलीकाइटे में प्रेजेंट है, ओलिगोकाइटा और हेरोडीनिया में प्रेजेंट नहीं। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म के पास क्लेटम नहीं होता, सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब हर्माफ्रोडाइट है। दे हैव नो डिस्टिंक्ट और परमानेंट सेक्स ऑर्गन्स बट देयर गोनाड्स कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग गेमीट्स। एग्स जो होते हैं उनकी डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती, मतलब बीच में लार्वल स्टेजेस हमें मिलती हैं। लार्वा एज आई मेंशन्ड अर्लियर, हमें याद रखना है लार्वा कौन सा है, ट्रोकोफोर लार्वा, बिकॉज लार्वा के नाम के बेसिस पे कभी कभी मैच द फॉलोइंग या वन वर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स। फीचर्स हमने कर लिए। हाँ जी, फिर अच्छा, एग्जाम्पल याद रखना है, जो पॉलीकाइटे का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है ना वो नीरीज माना जाता है। ठीक है, तो पॉलीकाइटे में अगर आप चाहो तो ये सब भी याद रख लेना, लेकिन अदरवाइज एक एग्जाम्पल याद रखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उसका हम नीरीज मानते हैं। नीरीज के बारे में नेक्स्ट क्लास है इसके बेटा ओलिगोकाइटे। ओलिगोकाइटे जो होते हैं वो सॉइल में या फ्रेश वाटर में रहते हैं। पॉलीकाइटे हमने कहा था मरीन में रहते हैं। कॉन्स्पेशियस बॉडी सेगमेंटेशन है, नो डिस्टिंक्ट हेड अलग से नजर नहीं आ रहा। वेरिएबल नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं। फ्लेटलम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ सीटे इन ईच मेटामेयर आर फ्यूअर, मतलब कि हर मेटामेयर के अंदर जो सीटे हैं, जो साइड से जो फुट टाइप स्ट्रक्चर या छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं वो बहुत कम होते हैं। पैरापोडिया जो होता है वो एब्सेंट होता है। सिलोम स्पेशियस होता है और इंटरसेगमेंटल सेप्टा प्रेजेंट होता है। हर्माफ्रोडाइट्स हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्पैक्ट ओवरीज एंड टेस्टिस बट फ्यूअर इन नंबर। लार्वा नहीं है और डायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो कई चीज़ों में तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पे स्लेटलम प्रेजेंट है, पैरापोडिया एब्सेंट है, मेटामेयर्स फ्यूअर हैं, लार्वा नहीं है, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रही है इनकी, सॉइल में रहते हैं, ये डिस्टिंक्ट हैंड प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं, ओलिगोकाइटा के। और ओलिगोकाइटा का सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, अर्थवॉर्म। ठीक है, और अर्थ वॉर्म को ही बोलते हैं फेरेटमा, ये
अर्थवॉर्म को ही फेरेटमा बोला जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर क्या, डायग्राम। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्लास है हमारे पास हीरोडीनिया। हीरोडीनिया में बेसिकली आ गए लीचेस। द नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स फिक्स। अभी इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, बॉडी सेगमेंट्स वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे नियरली 34 सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ के अंदर 31 या 17 हो सकते हैं। सेगमेंट्स हैव एन्यूलाई, मतलब रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर सक्कर्स आर प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अभी तक ये सक्कर्स किसी भी दोनों क्लासेस में प्रेजेंट नहीं थे। नो पैरापोडिया और सीटे, ना तो पैरापोडिया है ना सीटे है। सिलोम जो होता है वो फिल्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू से। ये भी हर्माफ्रोडाइट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रही है, मतलब लार्वल फॉर्म नहीं आ रही। तो आप एक चीज़ याद कर सकते हो, पॉलीकाइटे और लिगोकाइटे और हीरोडीनिया में से लार्वल सिर्फ किस में प्रेजेंट है, पॉलीकाइटे में, ठीक है। और लार्वा का नाम याद रखना ज़रूरी है। तो ये हमारा हो गया, क्लासिफिकेशन भी हो गया, उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी हमने कर लिया और मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी कर लिया। यस, दिस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कंसिडर कर सकते हो क्योंकि क्लासिफिकेशन लर्न करने में हेल्प करेगा। सो यहाँ पे देखो बेटा, आपको फीचर्स दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे आपको क्लास आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पे सीटे एब्सेंट है, सकर्स प्रेजेंट है, सकर्स प्रेजेंट है और पैरापोडिया एब्सेंट है। तो सकर्स प्रेजेंट है, ऐसे ही हमें पता चल जाता है ये कौन सा होगा, हीरोडीनिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला अगर हम देखें, उन्होंने बोला सीटे प्रेजेंट है बंडल्स में, ठीक है। और लास्ट वाले में सीटेज हैं फ्यू। तो सीटे अगर बंडल में प्रेजेंट है तो वो फर्स्ट वाली क्लास थी, दैट इज पॉलीकाइटे। और जिसमें सीटे कम थे वो कौन सी थी, ओलिगोकाइटे, ठीक है। प्लस यहाँ पे पैरापोडिया की हेल्प से भी, पैरापोडिया प्रेजेंट सिर्फ किसके अंदर थे, सॉरी हाँ, वो पॉलीकाइटे के अंदर प्रेजेंट थे। फ्लेटलम वहाँ पे एब्सेंट था, ठीक है। सकर्स तो एब्सेंट थे ही। तो ये फीचर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे क्लासिफिकेशन को याद रखने में। एंड येस, अगर आपको लगे कि आप हर चैप्टर में इसके अलावा भी कुछ कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावा कुछ कर सकते हो या और डिटेल कर सकते हो, तो येस यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू द समरी पॉइंट, क्योंकि समरी पॉइंट में हर टॉपिक में से छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो पिक्ड होते हैं। आप समरी पॉइंट्स करो, आप बैक क्वेश्चंस करो, तो वो जो है वो दोनों चीज़ें ऑब्वियसली दैट विल हेल्प यू। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो आर्थ्रोपोडा के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोला था कि आर्थ्रोपोडा में सबसे इंपॉर्टेंट है विजन इन आर्थ्रोपोड, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमने आर्थ्रोपोडा में बोला था करेक्टरिस्टिक फीचर्स इंपॉर्टेंट है। एंड एक लास्ट चीज़ इंपॉर्टेंट थी विच इज़ टर्मिनल क्वेश्चन, मतलब इसके बैक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें बेटा विजन की और मेटामॉर्फोसिस की, तो वो दो टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाली, क्योंकि ये दोनों टॉपिक हमारे या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कवर हो चुके हैं। मेटामॉर्फोसिस की तो सेपरेट वीडियो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर हो चुकी है। विजन इन आर्थ्रोपॉड्स हम, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हम ये 2 पेपर्स में या उससे ज़्यादा पेपर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सो हम करेंगे बाकी के क्वेश्चन, दैट इज सबसे पहले फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन। और फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा एक वो फाइलम है जो कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट मतलब इसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे किससे बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा से। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्थ्रोपोडा वर्ड का मतलब क्या होता है, आर्थ्रोपोडा वर्ड का मतलब होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस या फिर जॉइंटेड लेग्स। तो मतलब ये एक वो ग्रुप है जिनमें हमें दिखा कि जो लेग्स है, जो अपेंडेजेस है वो जॉइंट है, ठीक है। अगर हम स्टार्ट करें इसके फीचर्स, तो बेटा बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, मेटामेरिकल सेगमेंटेशन हमें दिख रही है। लेकिन यहाँ पे जैसे एनालिडा में था, एनालिडा अर्थवॉर्म आपने देखा हुआ है, कितने सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेगमेंट्स ना कुछ कुछ फ्यूज़ होकर अलग अलग आप बोल सकते हो टिश्यू सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम बनाने शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सेगमेंट्स हैव अ टेंडेंसी टू कंबाइन टू फ्यूज टुगेदर फॉर्म फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड टेगमेंटा। जैसे कि सेफेलोथोरिक्स, अब थोरिक्स और ब्रेन का या जो हेड का रीजन मिलकर बना देगा सेफेलोथोरिक्स। उसके अलावा एब्डोमेन बन गया, या फिर हेड एंड ट्रंक बन गया, या फिर किसी किसी इंसेक्ट में हेड, थोरिक्स और एब्डोमेन, 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड है। तो यहाँ पे सेगमेंट्स फ्यूज हो रहे हैं और कुछ फंक्शनल यूनिट्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सेगमेंट्स जो है उनमें जॉइंटेड लेग्स हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, यही सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बिकॉज आर्थ्रोपोडा नाम ही जॉइंटेड अपेंडेजेस की वजह से रखा गया। उसके अलावा एक्सोस्केलेटन, बाहर एक शेल प्रेजेंट है, इनके ऊपर एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो एक टफ क्यूटिकल का बना हुआ है, विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है। एंड समटाइम्स स्ट्रेंथेंड विद कैल्शियम कार्बोनेट। क्यूटिकल सिक्रीटेड बाय अंडरलाइंग एपिडर्मिस इज शेड पीरियडिकली टू परमिट द ग्रोथ ऑफ बॉडी। जो क्यूटिकल है वो टाइमली रिप्लेस होती रहती है, शेड होती रहती है, ताकि ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती रहे। सीलिया यहाँ पे एब्सेंट होता है, सीलोम प्रेजेंट है, रिड्यूस्ड है। द मेन बॉडी कैविटी इज हीमोसील, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। हीमोसील मतलब कि ब्लड फिल्ड कैविटी, कैरेक्टरिस्टिक स्पेस बिटवीन ऑर्गन एंड टिश्यू इज फिल्ड विद ब्लड, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है क्योंकि जो ब्लड है वो हार्ट से सीधा कहाँ जा रहा है, बॉडी में। तो पूरी बॉडी कैविटी जो होती है वो फ्लश्ड होती है ब्लड से, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और जो कैविटी है वो ब्लड से फिल्ड है, इसीलिए हमने उसको हीमोसील बोला। वेल डेवलप मस्कुलर सिस्टम है, स्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट है। माउथ पार्ट जो है वो मॉडिफाइड है फ्रॉम अपेंडेजेस, एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप है। रेस्पिरेशन जो हो रही है वो हो रही है ट्रैकिया से, बुकलंग से या फिर गिल्स से। एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल,
मसल्स, कॉक्सियल ग्लैंड्स, एंटेनरी ग्लैंड्स और मैक्सिलरी ग्लैंड्स। नर्वस सिस्टम एनालिडा का जैसे था वैसे ही है, सेक्सेस सेपरेट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस, इंसेक्ट्स के अंदर हमें मेटामॉर्फोसिस देखने के लिए मिलता है। तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर अगेन, जो अगर आपको मेन करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने हो तो समरी पॉइंट्स के अंदर जो पढ़े हुए हैं आप वो, मतलब जो लिखे हुए हैं आप वो भी साथ में रीड करके अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा क्लासिफिकेशन पे। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज डिवाइडेड इनटू 4 सब फाइला, ट्राइलोबिटोमॉर्फा, चेलिसेराटा या केलिसेराटा, क्रस्टेशिया और यूनिरेमिया, ठीक है। इसमें से क्रस्टेशिया और यूनिरेमिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, बट स्टिल सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो सब में से ही क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। और सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए देखो आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, तो इस पे से बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बट जो शॉर्ट नोट 5 मार्क का रहेगा वो आपको एक ही आएगा। तो इसके ना इनटेक्स्ट और बैक जितने भी वन वर्ड्स है, फिलअप्स है, मैच द फॉलोइंग्स है, वो करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आप इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस कवर कर लोगे। और शुरू का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है जो कि 10 मार्क का होता है, वो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बेस पे होता है, या तो मैच द फॉलोइंग होता है या फिलअप्स होता है, ट्रू फॉल्स होता है, तो वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ से कवर होती हैं, ठीक है। मैक्सिमम इसी में से आता है। तो अगर हम बात करते हैं ट्राइलोबिटोमॉर्फा की, इसमें ट्राइलोबाइट्स आते हैं। ये सारे स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट है और फॉसिल्स इनके स्टडी करे गए हैं, तो अब ये प्रेजेंट नहीं है, ये पेलियोजोइक एरा में प्रेजेंट थे। तो फर्स्ट तो ट्राइलोबिटोमॉर्फा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट चेलिसेराटा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास फर्दर 3 सब फाइलम आ जाते हैं, दैट इज़ मेरोस्टोमाटा, अराकिडिना, मेरोस्टोमाटा, अराक्निडा और पिक्नोगोनिडा, ठीक है। उसमें से अराक्निडा पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ज़ाइफोसूरा जो है ना, जो ज़ाइफोसूरा से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि ज़ाइफोसूरा को हम लिविंग फॉसिल्स मानते हैं। क्या मानते हैं? लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है? फॉसिल मतलब होते हैं बेटा जब किसी भी सिविलाइजेशन या किसी पहले टाइम के कोई जगह हो जहाँ के ऑर्गेनिज्म को हमें स्टडी करना हो, तो जब वहाँ पे अर्थ को लैंड को डिग करा जाता है तो जो चीज़ें मिलती हैं तो मतलब वो हमें उस टाइम के बारे में बताती हैं, पुराने टाइम के बारे में। सिमिलरली लिविंग फॉसिल मतलब इसके ऑर्गेनिजम्स, उनका इतना लाइफ स्पैन है, इतना बड़ा लाइफ स्पैन है कि वो पता नहीं कितने पहले एग्जिस्ट करना स्टार्ट हुए थे और वो अब तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मतलब वो उस टाइम की इन्फॉर्मेशन हमें अभी भी दे रहे हैं, तो इसीलिए वो क्या हो जाएंगे? लिविंग फॉसिल। दो इसके बहुत सारे स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन स्टिल दीज आर कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसिल। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है हॉर्सशू क्रैब, ठीक है, जिसको हम लिमुलस भी बोलते हैं। तो ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है। प्लस इनके ऊपर एक एक्सोस्केलेटन या जो प्लेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरापेस, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है? रेस्पिरेशन होती है बुक गिल्स के थ्रू। बुक गिल से रिलेटेड क्वेश्चन हम अभी करेंगे। Yes, ये रहा वो पॉइंट। Since Xiphosaurans have lived on Earth over 200 million years without having undergone much change, ये 200 million years तक रहे और इनके साथ ज़्यादा चेंजेस भी नहीं आए, therefore they are an evolutionary relic and sometimes considered as living fossils, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अराक्निडा पे। अराक्निडा क्लास 2 है। अराक्निडा जो होता है वो बॉडी डिवाइडेड होती है सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में, 4 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, सेगमेंटेड होता है, अपेंडेजेस कभी कभी होते हैं नहीं होते। रेस्पिरेशन जो है वो ट्रैकिया की या बुक लंग्स के थ्रू होती है। यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन आता है बुक लंग्स का, कि बताओ बुक लंग्स क्या है, ठीक है। तो बुक लंग्स क्या होती है बेटा? जब लंग्स होती हैं, अब लंग्स हो या गिल्स हो, अगर वो रेस्पिरेटरी सरफेस बहुत सारी पतली 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 लीफ लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में चेंज हो गई है ना, तो उसको हम बोल देंगे बुक लंग्स, ठीक है। तो यस, अराक्निड्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो एग्जांपल्स होते हैं वो जैसे स्पाइडर, टेक, माइट, स्कॉर्पियन, सूडोस्कॉर्पियन वगैरह वो सब आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा एपिक्यूटिकल वैक्सीन, बुक गिल्स बिकम मॉडिफाइड इनटू बुक लंग्स। तो मतलब इनकी जो रेस्पिरेशन होती है वो किसकी हेल्प से होती है? बुक लंग्स की हेल्प से। तो इसमें बुक लंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यस, अराक्निड्स पोजेस बुक लंग्स और ट्रैकिया और बोथ एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बुक लंग्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड बुक गिल्स होते हैं और रिजेंबल करते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। बुक गिल्स को रिजेंबल कर रहे हैं बट मॉडिफाइड है। दे अकर एज पॉकेट ऑफ वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल। वन ऑफ दीज वॉल इज फोल्डेड इनटू लैमिना इन विच ब्लड सर्कुलेट। तो ये जो वॉल है ना,
ये वॉल ऐसे लैमिना में फोल्डेड होती है, ठीक है, और फोल्ड होती है और फिर इसके बीच में से ब्लड सर्कुलेट होता है। आउटसाइड दीज लैमेला देयर इज सर्कुलेशन ऑफ एयर एनेबलिंग रेस्पिरेशन। तो इस तरह से इनके पास बुक लंग्स होती हैं जो इनकी रेस्पिरेशन में हेल्प। इसी तरह ये बीच में हाँ जी, बीच में ये जो फिलअप्स और वन वर्ड्स वगैरह आएंगे, कोशिश करना आप इनको कवर कर लो सो दैट आप इस चैप्टर में से मैक्सिमम चीज़ें स्कोर कर सको। नेक्स्ट जो हमारा सब फाइलम है वो सब फाइलम है क्रस्टेशिया। अभी तक हम 2 डिस्कस कर चुके हैं। एक है ट्राइलोबिटोमॉर्फा, वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है। दूसरा है चेलीसेराटा। चेलीसेराटा में मेनली हमने 2 सब क्लासेस के बारे में, ज़ाइफोसोरा के बारे में याद रखना है कि वो लिविंग फॉसिल और क्यों है। अराक्निडा के बारे में आपको उसके बुक लंग्स का याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सब फाइलम क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया जो होते हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इनके पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इनका सेफेलोथोरिक्स जो होता है हैज़ यूजुअली एक कैरापेस, मतलब उसके ऊपर एक शेल होती है। अपेंडेजेस बायरेमस होते हैं, मतलब कि उसमें से 2 एक्सटेंशंस निकल रहे होते हैं। हेड हैज़ अ पेयर ऑफ एटेन्यूल्स, अ पेयर ऑफ एंटेना, मैंडिबल, 2 पेयर ऑफ मैक्सिला। डेवलपमेंट जो होती है वो नोपिलस स्टेज के साथ। अब हमने आर्थ्रोपोडा में भी पढ़ा था कि इनमें मेटामॉर्फोसिस होती है। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि ये डायरेक्टली डेवलप नहीं होंगे, इसमें बीच में लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगी। तो क्रस्टेशिया में लार्वल स्टेज क्या होती है? नोपिलस, ठीक है। नेक्स्ट इसका हमारा सब फाइलम होगा ओके। तो ये इसके और भी इसके अंडर 6 क्लासेस आते हैं, ठीक है, जैसे ब्रांकियोपोडा, ऑस्ट्रोकोडा, स्कोपिडा। अब इसमें से सेरेपीडिया, इन दोनों में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, बट आई थिंक उसके लिए अगर आप बैक क्वेश्चंस कवर कर लोगे तो भी इनफ है, क्योंकि उसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें सब फाइलम आएगा विच इज़ दिस वन। हाँ जी, नेक्स्ट सब फाइलम है यूनिरेमिया। यूनिरेमिया द लार्जेस्ट सब फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा, इंक्लूड मायरियापोड्स एंड इंसेक्ट्स बिकॉज ऑफ अनब्रांच नेचर ऑफ अपेंडेजेस। अब जैसे हमने ऊपर वाले में देखा बायरेमस थी, मतलब उसके अपेंडेजेस में से 2 स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। क्योंकि यहाँ पे अनब्रांच अपेंडेजेस का स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? यूनिरेमिया। एज दोज ऑफ अगेंस्ट ऑफ क्रस्टेशियंस एंड प्रिमिटिव चिलासरेट्स दैट आर ब्रांच्ड एंड हेंस बायरेमस। क्योंकि इससे पहले वाले जो दोनों सब फाइलम थे उनमें ब्रांच था। द यूनिरेमियंस हैव मैंडिबल दैट non-jointed branch appendages without any palps। तो ये आपको याद रखना है कि ये आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा सब फाइलम है, ठीक है। और इसकी भी फर्दर जो है वो क्लासेस है। तो इसके अंदर मेनली आते हैं बच्चा सेंटीपीड, मिलीपीड जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो सारे कवर हो जाते हैं इस वाले के अंदर। प्लस डिप्लोपोडा आ जाता है, डिप्लोपोडा भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगेन एज ए साइड इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने ज़रूरी है। वाई इज़ द नेम यूनिरेमिया गिवन टू सेंटीपीड, मिलीपीड, इंसेक्ट। अभी हमने पढ़ा क्योंकि इनके अपेंडेजेस जो होते हैं वो ब्रांच नहीं होते। यूनिरेमिया के 5 क्लासेस का नाम याद करना है, ठीक है। उसके बाद डिप्लो सेगमेंट क्या होता है? डिप्लो सेगमेंट मतलब कि 2 सेगमेंट्स में डिवाइड होना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये छोटी छोटी डिटेल्स कभी कभी आ जाती हैं, बट येस इनसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है बैक क्वेश्चंस। एक आ जाएगा माउथ पार्ट। यस, इनका जो माउथ पार्ट होता है, इंसेक्ट्स ने ना बहुत सारे हैबिटेट को अडाप्ट करा हुआ है। हर जगह पे इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इनका माउथ पार्ट। इनके माउथ पार्ट जो होते हैं वो अडाप्टेड होते हैं हर टाइप का फूड च्यू करने के लिए। यस, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ होता है, ठीक है, उस जो कि इनको हेल्प करता है फूड को ऑब्टेन करने में, बाइट करके च्यू करने में। दूसरा होता है सकिंग टाइप माउथ। सकिंग टाइप माउथ बेटा किसका होता है? ज़्यादातर होता है मॉथ और बटरफ्लाई का, जो कि बेसिकली नेक्टर से सक करने का काम करते हैं, ठीक है। तो जब वो नेक्टर कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे सकिंग टाइप ऑफ माउथ जो है वो उनको हेल्प करता है। तो ये जो अडाप्टेशंस एंड माउथ पार्ट है। जैसे तीसरा होगा पियर्सिंग माउथ पार्ट। पियर्सिंग माउथ पार्ट जो होगा वो प्लांट बग्स या एफिड्स की तरह होगा विच सक प्लांट जूस एज वेल एज ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स लाइक मस्कीटोज। तो ये 3 माउथ पार्ट के बारे में आपको याद करना है, क्योंकि ये भी एक तरीके की इंसेक्ट के अडेप्टेशन है जो उसको हेल्प करती है, ओके। नेक्स्ट इसमें क्लासिफिकेशन, क्योंकि आर्थ्रोपोडा एक बहुत बड़ा फाइलम है तो उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत डिटेल में है, इसलिए इतनी डिटेल नहीं आती। तो उसमें से हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक करने होंगे, बिकॉज ओनली दैट विल हेल्प अस। लेकिन येस, तो ये सारे इंटेक्स क्वेश्चंस वगैरह प्लीज़ ट्राई करना कि कवर कर लो, क्योंकि इसमें से आता है। अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़
विजन एंड आर्थ्रोपोड्स। विजन मतलब इनकी आइज़ का स्ट्रक्चर पढ़ना है। इनकी आइज़ जो होती है बेटा छोटे छोटे सेल से बनी हुई होती है जिनको बोलते हैं ओमाटिडिया, और वो फिर ओमाटिडिया किस तरीके से आपस में ज्वाइन होके सेल्स बनाते हैं। जो आइज़ होती हैं वो दो टाइप की होती है, एपोजिशन टाइप और सुपरपोजिशन टाइप। जो एपोजिशन टाइप आइज़ होती हैं वो दिन के टाइम पे उन इंसेक्ट्स के पास हेल्प करती हैं जो दिन में भी और रात में भी देखते हैं। जो रात के जो नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर हाँ जी, जो नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास होती हैं सुपरपोजिशन आइज। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पेपर्स में, इसलिए आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन इन डिटेल। मेटामॉर्फोसिस अगेन हम कवर कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे दो टर्म्स होती हैं, एक होती है मोल्टिंग और एक होती है मेटामॉर्फोसिस। दोनों में फ़र्क याद रखना ज़रूरी है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है जैसे सपोज करो एग से बनेगा लार्वा, लार्वा से बनेगा प्यूपा और प्यूपा से बनेगा अडल्ट। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस है ना बेटा, ये क्या है, मेटामॉर्फोसिस। ये कभी कभी क्या होता है, एग से बना एक लार्वा, फिर वो लार्वा चेंज होके वो बना दूसरी लार्वल फॉर्म में। ठीक है, फिर कभी कभी दो से ज़्यादा लार्वल फॉर्म भी होती है, थर्ड, एंड फिर वो फाइनली चेंज होगा किस में, अडल्ट में। बट एनी हाउ ये क्या है, मेटामॉर्फोसिस। लेकिन मोल्टिंग क्या होता है, मोल्टिंग होता है बेटा जब ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना जो आउटर स्केलेटन है ना, एक्जोस्केलेटन, ठीक है, जैसे ये कोई इंसेक्ट है, अब इस इंसेक्ट के बाहर एक एक्जोस्केलेटन है, अब वो एक्जोस्केलेटन भी टाइमली चेंज होगा ताकि वो एक्जोस्केलेटन नीचे के ऑर्गेनिज्म की बॉडी की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट ना कर सके। ठीक है, तो इसीलिए वो एक्जोस्केलेटन का भी बार बार चेंज होना, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि शील्ड को बोलते हैं कैरापेस, तो वो शील्ड का बार बार चेंज होना, एक्जोस्केलेटन के बार बार चेंज होने को हम क्या बोलेंगे, मोल्टिंग। ठीक है, सो मेटामॉर्फोसिस और विजन वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो बहुत अच्छे से करना क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में देखे गए हैं। एंड द लास्ट, एज आई टोल्ड, अगर आपको चैप्टर का ओवरव्यू करना है तो समरी, बट यस एक चीज़ की टेंशन मत लेना, आर्थ्रोपोडा एक बहुत बड़ा फाइलम है, तो इसके बहुत सारे सब फाइलम क्लासेस सब क्लासेस हैं और आपको ये सारी क्लासेस सब क्लासेस याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हो गए, कैरेक्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कैरेक्टर्स ऑफ ज़ाइफोसुरा को एवोल्यूशनरी रेलिक क्यों बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स क्यों बोलते हैं। उसके अलावा शॉर्ट नोट लिखना है बुक लंग्स पे, पेक्टाइड्स ऑफ स्कॉर्पियो पे, डिस्क्रिप्टिव नोट्स लिखने हैं कोपिडा और बार्नैकल्स पे। उसके अलावा बताना है कि जो मेलाकोस्ट्रैका होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, यूनिरेमिया के अंडर कौन कौन सी क्लासेस आती है, डिप्लो सेगमेंट क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिप्लो सेगमेंट वाला, और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो डोमिनेट कैसे कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड पे, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेम द ऑर्डर्स, ये कौन कौन से उससे बिलोंग करते हैं। उसके बाद शॉर्ट नोट करना है हमें मोल्टिंग पे और कंपाउंड आई पे। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशली आर्थ्रोपोडा और मलास्क, इनके जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं उनको हमें ये रे बेटा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोडा मैं बाद में दोबारा डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। ज़ाइफोसुरा के करेक्टरिस्टिक, इसके अंदर आता है हॉर्सशू क्रैब जिसको लिमुलस बोलते हैं, इनके पास लार्ज शील्ड लाइक प्रोसोमा होता है, स्पाइन मतलब एक टेल होती है, और बुक गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इनको एवोल्यूशनरी रेलिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अनचेंज रहे थे ओवर 400 या 200 मिलियन ईयर्स तक, जिसकी वजह से इनको लिविंग फॉसिल भी बोला गया था। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट नोट ऑन बुक लंग्स ऑफ एराकिनिडा भी अभी हमने डिस्कस करा था कि इनमें सीरीज ऑफ लीफ लाइक थिन लैमेला होता है, जिसकी वजह से ये ऐसा लगता है कि ये किसी बुक के पेज की तरह है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बुक लंग्स या बुक गिल्स से सिमिलर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा पेक्टाइन्स ऑफ स्कॉर्पियन। पेक्टाइन्स ऑफ स्कॉर्पियोज क्या होती है, ये कॉम लाइक अपेंडेजेस होती है जो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है एब्डोमेन के, और ये वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करने में, सबस्ट्रेट टेक्सचर को या केमिकल क्यूज को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कोपोडा के बारे में बताओ। ये प्लैंक्टिक क्रस्टेशियंस होते हैं और ये कंज्यूमर्स होते हैं एक्वेटिक फूड, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब कि जो सेकंड ट्रोफिक लेवल पे आते हैं एक्वेटिक फूड चेन में, ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बार्नेकल्स बेटा किस में प्रेजेंट है, बार्नेकल्स भी क्रस्टेशियन की ही एक सब क्लास है, दैट इज सीरीपीडिया। ठीक है, ये मरीन होते हैं, सिसाइल होते हैं और सिक्रीट करते हैं कैल्केरियस शेल, और इनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, सीरी हम उसको बोलते हैं, जो फिल्टर फीडिंग में हेल्प करते हैं, और वहीं से इनका नाम आता है सीरीपीडिया। तो ये जो दोनों क्लासेस है कोपोडा और बार्नेकल्स, ये कहाँ से बिलोंग कर रही हैं, क्रस्टेशियन से बिलोंग कर रही हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था मेलाकोस्ट्राका के बारे में। मेलाकोस्ट्राका की अगर हम बात करें तो इसके फीचर्स हैं, इसके पास फिक्स बॉडी सेगमेंट्स होते हैं, दैट इज 19, स्टॉक्ड आइज और गिल्स होते हैं, और इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं प्रॉन्स, क्रैब्स और लॉबस्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने बोला था कि यूनिरेमिया में कौन कौन सी क्लासेस आती है, उसका नाम लिखो। तो चाइरोपोडा, डिप्लोपोडा और इंसेक्टा प्लस इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है। डिप्लो सेगमेंट क्या होता है और ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। डिप्लो सेगमेंट का मतलब हुआ बेटा फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू एडजेसेंट बॉडी सेगमेंट, क्योंकि डिप्लो का मतलब ही है दो। तो अगर दो बॉडी सेगमेंट को ज्वाइन करके जो सेगमेंट बनेगा, सिंगल सेगमेंट बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, डिप्लो सेगमेंट। अब हर सेगमेंट में एक पेयर ऑफ लेग है। ठीक है। अगर ये दो सेगमेंट ज्वाइन हो गए तो अब इसके अंदर दो पेयर ऑफ लेग हो गई। ठीक है। सो इट रिजल्टिंग इन सिंगल सेगमेंट हैविंग टू पेयर ऑफ लेग्स। ये किससे बिलोंग करता है, क्लास डिप्लोपोडा से, और उसके कैरेक्टरिस्टिक बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। ईच ट्रंक इज डिप्लो सेगमेंट, हर्बिवोर्स या फिर डेट्रीवोर्स। उसके बाद वाई इंसेक्ट्स हैव डोमिनेटेड द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, हो सके तो उसको बुक में से थोड़ा और डिटेल में मार्क करके करना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है ये क्वेश्चन 5 to 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में आ जाए। एक्जोस्केलेटन की वजह से वो प्रिवेंटेड रहते हैं, वाटर डेसिकेशन नहीं होता, मतलब वाटर लॉस नहीं होता, डिहाइड्रेटेड नहीं होते। फ्लाइट, उनके जो विंग्स हैं और उनका लाइट बॉडी वेट जो है वो उनको हेल्प करता है प्रेडेटर से एस्केप करने के लिए या न्यू हैबिटेट, न्यू फूड सोर्सेज एक्सप्लोर करने के लिए। स्मॉल साइज़ की वजह से वो माइक्रो हैबिटेट में भी इजीली रह लेते हैं। प्लस मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट है, मेटामॉर्फोसिस की वजह से उनका कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि बीच में जो स्टेजेस आती हैं वो कभी कभी थोड़ी सी डॉर्मेंट स्टेजेस होती हैं जिस टाइम में वो कुछ फीड नहीं करते। ठीक है। उसके अलावा हमने एक चीज़ पढ़ी थी अभी, डिफरेंट माउथ पार्ट भी उनको हेल्प करते हैं, जो मॉडिफाइड माउथ पार्ट है वो भी हेल्प करते हैं डिफरेंट हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट ये आपका मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ सकता है कि अलग अलग इंसेक्ट्स का बताओ कि कौन सा किस ऑर्डर से बिलोंग करता है। अगेन यहाँ पे बहुत सारे नाम है, बहुत सारी क्लासेस सब क्लासेस है, सो इसीलिए हम पूरा तो नहीं होता लर्न, बट येस जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो आप ज़रूर कर लेना। शॉर्ट नोट ऑन कंपाउंड आई एंड मोल्टिंग, यहाँ पे सिर्फ कंपाउंड आई के बारे में एक सेंटेंस है, ये शॉर्ट नोट तो नहीं कंसिडर करेंगे, बट येस क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये कवर कर चुके होंगे। थाउजेंड्स ऑफ ओमोटिडिया होते हैं और हर एक जो होता है वो एक्ट करते हैं एक सेपरेट आई की तरह, और फिर जब लाइट रिसीव होती है तो उसके अंदर सिग्नल्स की वजह से विजन डिटेक्ट होता है। मोल्टिंग मैंने बताया एक्सोस्केलेटन का शेड होना, ताकि इंसेक्ट क्या कर सके, ग्रो कर सके, और ये भी हार्मोनल कंट्रोल के अंडर होता है, दैट इज एक डायसन के अंदर। आर्थ्रोपोडा वाला चैप्टर था, चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस हो गए और उसके बैक क्वेश्चन भी डिस्कस हो गए। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। तो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा मुलास्क। मुलास्क के कैरेक्टरिस्टिक, उसकी बेसिक क्लासिफिकेशन देखनी है। इसमें से क्वेश्चन बायोवाल्विया और गैस्ट्रोपोडा पे काफ़ी बार पूछे जाते हैं, कभी कभी सेफेलोपोडा से भी आ जाते हैं। ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स ऑफ मुलास्क की, तो मुलास्क बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, इनका डिस्टिंक्ट हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है। द डोर्सल बॉडी वॉल फॉर्म्स द मैंटल फोल्ड विच इंक्लोजेस द मैंटल कैविटी, यहाँ पे मैंटल कैविटी प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स एंड लंग्स होते हैं। प्लस एक हार्ड कैलकेरियस शेल है सिक्रीटेड बाय द मेंटल, जो सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब इनके बाहर एक शेल होती है जो इनकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है। सीलोम जो होता है इज लिमिटेड टू स्पेसेस अराउंड द हार्ट, इन गोनाड्स एंड इन द किडनीज। सर्कुलेशन सिस्टम ओपन टाइप का होता है, याद रखना। इससे पहले जो हमने आर्थ्रोपोडा करा था उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन था और एनालिड के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज था। एक्सक्रीशन जो हो रही है वो मेटानेफ्रीडिया से हो रही है, जो कि किडनी की तरह है। ठीक है। उसके बाद नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है, गैंग्लियास प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, क्लीवेज जो है वो स्पायरल है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, तो लार्वल स्टेज प्रेजेंट है तो उसका नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लार्वल स्टेज है ट्रोकोफोर, और कभी कभी ट्रोकोफोर सीधा अडल्ट में नहीं चेंज होकर सेकेंड लार्वल स्टेट में चेंज होता है, जिसको हम बोलते हैं वेलेजर लार्वा। तो दो लार्वाज है, फर्स्ट लार्वा है ट्रोकोफोर और सेकेंड लार्वा है वेलेजर लार्वा। ठीक है। सो मोलस्क बेसिकली होते हैं जिनके पास शेल होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ इनकी शेल कैसी होती है, ये शेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो द आउटर होनी लेयर इज मेड अप ऑफ कॉन्क्यूलिन, अ मॉडिफाइड प्रोटीन। दिस लेयर इज पेरियोस्ट्रैकम। तो जो बाहर वाली लेयर होती है वो एक प्रोटीन से बनी हुई होती है और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेरियोस्ट्रैकम। इट इज़ प्रोटेक्टिव टू द अंडरलाइंग लेयर्स एंड इज सिक्रीटेड बाय द फोल्ड ऑफ द मैंटल एज। मैंटल से ही इसकी जो
जो सिक्रीशन थी, जो शेल्स सॉरी हाँ जी, मैंटल से ही ये जो प्रोटीन्स थे या ये जो लेयर थी वो सिक्रीट हो रही थी। नेक्स्ट मिडिल लेयर है प्रेस्मेटिक लेयर, जो कि प्रिज्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है और साथ में प्रोटीन होता है। दिस लेयर इज सिक्रीटेड बाय द ग्लैंडुलर मार्जिन ऑफ द मेंटल। और सबसे अंदर वाली लेयर होती है नैक्रियस लेयर। तो सबसे बाहर वाली कॉन्क्योलिन लेयर, बीच वाली प्रिज्मेटिक लेयर, अंदर वाली नैक्रस लेयर। द calcareous material and is layered down by the mantle surface continuously. This is the iridescent mother of pearl of many mollusks. Basically ये पर्ल फॉर्म करते हैं। तो जो पर्ल फॉर्म हो रहे हैं ना, वो कौन सी लेयर के अंदर फॉर्म हो रहे होते हैं? सबसे इनर लेयर के अंदर, नैक्रियस लेयर के अंदर। पर्ल इज फॉर्म बिटवीन मेंटल एंड शेल इन रिस्पॉन्स टू ट्रैप्ड फॉरेन पार्टिकल्स व्हेन दे गेट कवर्ड विद नैक्रियस लेयर। तो जो ये कुछ भी फॉरेन पार्टिकल को अगर ट्रैप करते हैं, बाद में नैक्रियस लेयर उसके ऊपर सिक्रीट करते हैं, जिससे क्या हो जाता है? पर्ल फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो पर्ल फॉर्मेशन के टाइम पे ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट डाइजेशन है, देन सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन के लिए याद रखना है इनके पास किडनी लाइक मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, देन रिप्रोडक्शन नाउ। ओके, क्लासिफिकेशन में ये डिवाइडेड है 7 क्लासेस में, दैट इज मोनोप्लैकोफोरा, पॉलीप्लैकोफोरा, ए प्लैकोफोरा, गैस्ट्रोपोडा, बाइवाल्विया, स्कैफोडा एंड सिफेलोपोडा। ठीक है, मोनोप्लैकोफोरा जो है वो सबसे प्रिमिटिव क्लास है इसकी, और जो इनकी थर्ड क्लास है ना बेटा, ए प्लैकोपोरा, जो क्लास नंबर 3 है, उसमें आपको याद रखना है कि वो ए का मतलब ही है कि नहीं, एब्सेंट। तो यहाँ पे जो शेल है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो अभी हमने पढ़ा था कि इनके पास शेल होती है, हमने शेल की 3 लेयर्स भी पढ़ी। बट अगर पूछा जाए कि बताओ मोलस्क में कौन सी क्लास ऐसी है जिसमें शेल प्रेजेंट नहीं होती, तो कौन सी शेल ऐसी है? ए प्लैकोफोरा। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, दैट इज गैस्ट्रोपोडा एसिमेट्रिकल बॉडी होती है, टॉर्जन शो करते हैं, मतलब कि जो बॉडी है उसके अंदर कॉइलिंग या ट्विस्टिंग हो जाती है। उसके अलावा बाहर शेल है, शेल में भी कॉइलिंग मिलती है, शेल कॉइल्ड इन मोस्ट, वेल डेवलप्ड हेड होता है, वेल रैडुला होता है एक माउथ में एक पार्ट जहाँ लाइन ऑफ टीथ फॉर्म हो रहा होता है, लार्ज फ्लैट फूट। उसके बाद गिल्स होते हैं 1 और 2 विद पल्मोनरी कैविटी। ज़्यादातर हार्ट में सिंगल ऑरिकल होता है, सिंगल किडनी होती है, नर्वस सिस्टम डेवलप्ड होता है, और इनका जो लार्वल स्टेज है वो वही है ट्रोकोफोर और वेलेजर लार्वा। तो गैस्ट्रोपोड्स इज़ द लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलस्क, अडेप्टिव रेडिएशन जो कर रहे हैं, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टॉर्जन, की इनके अंदर ट्विस्टिंग देखने के लिए मिलती है। गैस्ट्रोपोड्स डिफर फ्रॉम द अदर ग्रुप्स इन 4 मेजर वेज। डेवलपमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट हेड इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। डॉर्सो वेंट्रल इलोंगेशन है, मतलब कि डॉर्सल साइड से वेंट्रल साइड तक बॉडी पूरी इलोंगेट कर रही है। प्लेट लाइक शेल जो होती है, अभी तक जो इससे पहले वाले ऑर्गेनिज्म थे उनके पास शेल तो थी, बट वो एक प्लेट लाइक है, सीधी शेल थी, लेकिन इनकी जो शेल होती है वो कॉइल्ड होती है। ठीक है, तो प्लेट लाइक शेल इज कन्वर्टेड इनटू स्पाइरल एसिमेट्रिकल शेल, जो कि इनके लिए प्रोटेक्टिव रिट्रीट का काम करती है। द विसरल मास अंडरगोज 90 to 180 डिग्री ट्विस्ट विद रिस्पेक्ट टू हेड, जिसको हम बोलते हैं टॉर्जन। ठीक है, जो बॉडी के जो शेल के अंदर का मास है, जो शेल के अंदर की बॉडी होती है, वो ट्विस्ट हो जाती है, और ट्विस्ट होने की वजह से उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टॉर्जन। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो हमें किसमें देखने के लिए मिल रहे हैं? गैस्ट्रोपोडा में तो देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन और किसी क्लास ऑफ मोलस्क में देखने के लिए नहीं मिल रहे। टॉर्जन, अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन अनदर वीडियो, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट है। उसके अलावा टॉर्जन के अलावा आपको याद करना है बेटा कॉइलिंग ऑफ शेल। कॉइलिंग ऑफ शेल अलग चीज़ है, टॉर्जन अलग चीज़ है। ठीक है, कॉइलिंग में क्या होता है? अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो, लेट अस लुक फॉर अ डायग्राम। जैसे ये शेल है, ये बाहर जो हमें दिख रही है शेल है, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये शेल आपको ऑब्वियसली एक स्पाइरल सा फॉर्म होते हुए दिख रही है ना, तो ये जो स्पाइरल सी शेलिंग है, कौन स्पाइरल शेल ऑफ अ गैस्ट्रोपोड, तो ये जो कॉइलिंग है वो कभी कभी राइट हैंडेड भी हो सकती है और कभी कभी लेफ्ट हैंडेड भी हो सकती है। तो इस कॉइलिंग की अगर हम बात करें तो टॉर्जन इज़ डिफरेंट एंड कॉइलिंग इज़ डिफरेंट। सो अगर हम बात करें कॉइलिंग की वजह से क्या होते हैं,
गैस्ट्रोपोड्स जो होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, प्लानोस्पाइरल कॉइलिंग होती है उनके अंदर। प्लानोस्पाइरल का मतलब है सारे जो वर्ल्स है, सारे जो सर्कल्स है वो एक ही डायरेक्शन में आ रही है। और साथ में एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे जो एक सर्कल बना, जो नेक्स्ट वाला वर्ल होगा वो उससे बड़ा होगा, जो नेक्स्ट वाला वर्ल होगा उससे बड़ा होगा, बट लास्ट के कुछ वर्ल्स जो होते हैं वो छोटे होकर एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं। ओके, in this type, the succeeding whirl is at the side of the preceding whirl, but the whirl are at the same central axis. इसकी वजह से प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि यहाँ पे बड़े वर्ल्स हैं, नीचे छोटे वर्ल्स हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पे जो एक साइड पे वेट है वो ज़्यादा आ जाएगा। बट दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व बाय शिफ्टिंग द शेल अपवर्ड एंड पोस्टीरियरली विथ शेल एक्सिस पोजिशन ओब्लिक टू द फुट। कि शेल की जो सेंट्रल एक्सिस है वो थोड़ी सी ओब्लिकली अलाइंड होती है और शेल का जो वेट होता है वो थोड़ा सा अपर और पोस्टीरियर साइड पे ज़्यादा डिवाइडेड होता है, जिसकी वजह से वो बैलेंस हो सके। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम शेल की बात करें, एसिमेट्रिकल कॉनिकल स्पाइरल शेल है, जो सेंट्रल एक्सिस जिसके अराउंड वो है उसको बोलते हैं कॉलमना। द स्पाइरल टर्न्स आर थ्रोन एज वर्ल्स, द वर्ल्स आर लिमिटेड बाय स्यूचर्स, मतलब वो आपस में ज्वाइंट होते हैं। दे आर जनरली इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। द सक्सीडिंग लार्जर वर्ल्स पार्शली कवर द प्रिसीडिंग स्मॉलर वर्ल। जो नेक्स्ट वर्ल होगा वो बड़ा होगा बट वो पहले वाले कर्व को पार्शली कवर कर रहा होगा, और जो छोटे छोटे वर्ल्स हैं वो लास्ट के वर्ल्स ज्वाइन होकर क्या बन जाते हैं, स्पायर बन जाते हैं। ठीक है, लास्ट जो कॉइलिंग होगी, जो भी ये कॉइलिंग हुई है शेल की, ये या तो राइट साइड होगी या तो लेफ्ट हैंड साइडेड होगी। अगर राइट हैंड साइडेड स्पाइरल है तो उसको बोल देंगे डेक्स्ट्रल, और अगर लेफ्ट हैंड साइड स्पाइरल है तो उसको बोल देंगे सिनिस्ट्रल। वो डेक्स्ट्रल होगा या सिनिस्ट्रल वो उसके जीन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो ये था हमारा कॉइलिंग ऑफ शेल से रिलेटेड, और जो टॉर्जन है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, अगर हम शेल के स्ट्रक्चर के बारे में देखें, शेल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ आउटर पेरियोस्ट्रैकम एंड अ वेरिंग नंबर ऑफ इनर कैल्केरियस लेयर। तो उसके बाहर जो लेयर है उसको बेटा क्या बोल रहे हैं, पेरियोस्ट्रेकम, और अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है इसलिए हमने बोल दिया इनर कैल्केरियस लेयर। नंबर ऑफ कॉम्पोजिशन जो लेयर का होता है वो वेरी कर सकता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो मेनली बनी हुई है किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से। कलर ऑफ शेल जो होता है, जो शेल होती है वो डिफरेंट कलर्स में होती है क्योंकि उसके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है, लाइक पायरोल्स, मेलानिन या पोरफायरिन्स। ठीक है, नेक्स्ट बायवाल्विया। बायवाल्विया भी एक इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रोपोड और बायवाल्विया दोनों इंपॉर्टेंट है। बॉडी विद इन अ बायलोब्ड मेंटल, बायलोब्ड मेंटल होता है, इंक्लोज इन 2 वॉल्ड शेल, 2 वॉल्ड शेल होती है। हेड रिड्यूस्ड होता है, रेडुला प्रेजेंट नहीं होता, प्लेट लाइक गिल्स होते हैं, ट्रोकोफोर और वेलेजर लार्वा होता है। बायवाल्विया मतलब कि 2 वाल्व्स, तो इनकी जो शेल्स होती हैं वो 2 वाल्व से बनी होती हैं, और यही क्वेश्चन इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द शेल्स इन बायवाल्विया, दैट मीन्स दिस पैराग्राफ। ठीक है, द शेल ऑफ बायवाल्विया कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सिमिलर ओवल वाल्व्स, ईच वाल्व हैज अ डोर्सल प्रोटुबरेंस कॉल्ड अम्बो। पीछे की तरफ आपको ये दिख रहा है, अम्बो एक स्ट्रक्चर है जो इनको ज्वाइन कर रहे हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट पोर्शन ऑफ द शेल एंड लाइन्स अराउंड इट इंडिकेट ग्रोथ ऑफ द शेल। इसके आसपास जो लाइन्स बनेंगी वो शेल की ग्रोथ के बारे में बता रही है। द 2 वॉल्स आर केप्ट क्लोज बाय अ पेयर ऑफ अडक्टर मसल्स। ये 2 शेल्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंड है, एक दूसरे के साथ हेल्ड है, किसकी वजह से, अडक्टर मसल्स की वजह से। द वॉल्स आर अटैच्ड एंड आर्टिकुलेटेड डोर्सली बाय अ हिंज लिगामेंट एंड एन इलास्टिक प्रोटीन बैंड सर्विंग टू ओपन द वॉल एंड अडक्टर मसल रिलैक्स। उसके अलावा इसके पीछे एक हिंज लिगामेंट है, जो एक सेकेंड, हिंज लिगामेंट है। ठीक है, और हिंज लिगामेंट के साथ साथ यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट है जो उसको ओपन होने में और क्लोज होने में हेल्प करती है। ठीक है, प्लस प्रोटीन प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट है। दीज आर देर आर रिजेस एंड ग्रूव्स ऑन द शेल टू टाइटली लॉक देम इन पोजिशन। The structure of the bivalvia shell as well as its composition is basically molluscan as described previously, with layers of periostracum and calcium carbonate. जो outer layer है वो periostracum है और अंदर वाली layer calcium carbonate की मतलब calcareous layer है। Calcareous layer are made up of aragonite and calcite in the form of prisms and shield called nacre in the matrix of organic matter. अंदर वाली शीट को हम क्या बोल रहे हैं, नेक्रे। अभी जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि शेल की 3 लेयर्स होती हैं, तो बेटा वहाँ पे भी हमने पढ़ा था जो सबसे थर्ड वाली लेयर होती है वो कौन सी होती थी, नेक्रस लेयर। ठीक है, द शेल्स वेरी वेरी मच इन शेप, कलर एंड सर्फेस पैटर्न। इन साइज दे मे वेरी फ्रॉम 1 millimeter to 1 meter. Pearls of quality and commercial value
आर डिपॉजिट्स ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ लेयर्स ऑफ नेक्रे। अब उसके अंदर क्या होता है, पर्ल्स के इन शेल्स के अंदर बेसिकली हमें इनक्लोज मिलते हैं पर्ल्स, लेकिन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो पर्ल की क्वालिटी होती है और साइज होता है वो वेरी करता है, ठीक है। तो बाइवॉल्व्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो बाइवॉल्व, क्योंकि वो 2 शेल से रेफर कर रहा है, वो पार्ट तो इसकी शेल का बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्लास हमारे पास है स्कैफोपोडा, ठीक है। स्फैकोपोडा जो होता है बॉडी विद इन अ सिंगल टास्क शेप सेल, फुट जो होता है वो कॉनिकल होता है, माउथ में रेडिला और टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्कैफोपोडा के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्लास है वो है सेफालोपोडा। शेल्स रिड्यूस और एब्सेंट एक्सेप्ट इन नॉटिलस। शेल्स जो होती है वो या तो बहुत कम होती है, रिड्यूस होती है साइज में, या एब्सेंट होती है, लेकिन नॉटिलस के अंदर होती है। हेड वेल डेवलप्ड है, आइज वेल डेवलप्ड है, टेंटिकल्स प्रेजेंट है, फुट मॉडिफाइड हो रहा है साइफन में, ब्रेन गैंग्लिया के साथ फ्यूज है, डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है, मतलब कि यहाँ पे लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट है तो। और इसके अंदर एग्जाम्पल हमारा और कौन सा आ जाता है, ऑक्टोपस, तो वो भी याद करना है। उसके अलावा शेल ऑफ नॉटिलस, नॉर्मली हमने कहा था इनमें शेल नहीं होती एक्सेप्ट नॉटिलस। नॉटिलस की जो शेल होती है वो प्लेनोस्पाइरल होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो इस टाइप से the inner whorls are covered by last 2 whorls. The shell is divided into transverse septa and the animal occupies only the last chamber. Animal जो है वो कहाँ पे present होगा, last chamber में present होगा. The septa are perforated at the center through which a sphincter passes. सेप्टा जो होता है मतलब कि जो सेपरेशन है उसमें बीच बीच में होल्स प्रेजेंट है ताकि वहाँ से स्फिंकल जो है वो प्रेजेंट पास कर सके। स्फिंकल secrete gas into the chambers, make the shell buoyant. The shell has an outer pearl whitey smooth layer made up of prism of calcium carbonate. तो दिस इज ऑल्सो एन इनर नेक्रेस लेयर। तो आपको याद रखना है कि बाइवाल्विया शेल और नॉटिलस में क्या फ़र्क है, वो कॉनिकल स्पाइरल शेल थी लेकिन ये प्लानोस्पाइरल शेल है, ठीक है। और ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है बेटा सेफेलोपोड्स के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है शेल्स के बारे में। क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन यहाँ पे है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस्ट्रोपोड जो करना ज़रूरी है, टॉर्जन करना ज़रूरी है, मोलस्कन शेल करना ज़रूरी है। 1 वर्ड्स के लिए इंटेक्स कर लेना, चैप्टर को ब्रीफली लर्न के लिए समरी पॉइंट्स कर सकते हो। और यहाँ पे अगेन क्वेश्चन में पूछा गया है डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ मोलस्क, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काइटन्स, टॉर्जन के बारे में, शेल्स एंड बाइवाल्वी और क्रिस्टलाइन स्टाइल। तो ये वाले क्वेश्चंस अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायग्नोस्टिक कैरेक्टर मतलब मेन कैरेक्टर ऑफ मोलस्क हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काइटन्स की बात करें, काइटन बिलोंग करते हैं बेटा पॉलीप्लैकोफोरा से, ठीक है। दे इंक्लूड शेल, इनकी जो शेल होती है वो 8 ओवरलैपिंग कैलकेरियस प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ स्टिक्ड होती हैं। फुट जो होता है वो लार्ज और ब्रॉड होता है। गिल्स प्रेजेंट होते हैं पेलियल ग्रूव में, मतलब कि फुट और गर्डल के बीच में। तो यहाँ पे गिल्स हैं रेस्पिरेशन के लिए। ये हर्बीवोर्स होते हैं, तो ये अपने रेडुला यूज़ करते हैं एल्गे को स्क्रैप करने के लिए फ्रॉम द रॉक्स, ठीक है। तो पॉलीप्लैकोफोरा के अंदर आता है काइटन्स। काइटन्स जो होता है वो कैसे अरेंज होता है वो हमें पढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉर्जन, ये ऑलरेडी कवर्ड है। शॉर्ट नोट, शेल्स एंड बाइवाल्विया अभी हमने डिस्कस करा था, बॉक्स में था। क्रिस्टलाइन स्टाइल, क्रिस्टलाइन स्टाइल बेटा क्या होता है, ये रॉड लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है जो कि स्टमक ऑफ बाइवाल्व्स में प्रेजेंट होता है। तो बाइवाल्व में दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो शेल्स एंड बाइवाल्विया भी उसी में आ रही है और क्रिस्टलाइन स्टाइल भी किस से बिलोंग कर रहा है, बाइवाल्विया क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। रॉड लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है जो स्टमक में प्रेजेंट होता है। ये रोटेट करता है गैस्ट्रिक शील्ड के अगेंस्ट के ऑपोजिट, जिसकी वजह से कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि अमाइलेज और लाइपेस एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन के लिए, ठीक है। सो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके साथ हमारे ये वाला जो मोलस्क वाला चैप्टर है ये भी खत्म हो गया। बात करें बेटा फीचर्स ऑफ एकाइनोडर्मेटा के, तो एकाइनोडर्मेटा जो होता है वो ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं, ठीक है। पेंटामेरस सिमेट्री होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी बॉडी या तो राउंड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, स्टार शेप्ड होती है। नो ब्रेन, लेकिन फ्यू सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। सीलोम कैसे है? एंटेरोसीलोम है, जिसमें आउट पॉकेट्स बन जाते थे। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन रिड्यूस है, मतलब कि कम डेवलप है। एक्सोस्केलेटन जो होता है वो एबनॉर्मल कैल्केरियस ऑस्टिकल्स और स्पाइंस से बना हुआ होता है। एकाइनोडर्मेटा मतलब स्पाइनी स्किन्ड होते हैं, तो इनका स्पाइन्स बने हुए होते हैं कैल्केरियस ऑसिकल्स से। लोकोमोशन के लिए ट्यूब फीट प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन ट्यूब फीट से या रेस्पिरेटरी ट्री या डर्मल ब्रांकिया से हो जाती है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इनकी होती है इंडिटर्मिनेट टाइप की, और बायलेटरल सिमेट्री होती है लार्वल स्टेजेस के टाइम पे, और अडल्टहुड में पेंटामेरस सिमेट्री। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लार्वल स्टेजेस बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, लेकिन जो अडल्ट फॉर्म है वो पेंटामेरस सिमेट्री शो करती है। ठीक है। So a remarkable feature of the group is pentamerous radial symmetry. This means that body is divided into 5 equal parts arranged around the central axis. Radial symmetry of adults जो होती है वो secondary होती है, मतलब कुछ कुछ adults में radial symmetry भी होती है, बट mainly कौन सी होती है? पेंटामेरस। लार्वल फॉर्म्स जो होती हैं वो शो करती हैं बेटा बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है। और जब मेटामॉर्फोसिस हो रहा होता है तो बायलेटरल सिमेट्री चेंज हो जाती है किसमें? पेंटामेरस में। उसके अलावा इंपॉर्टेंट फीचर इनका है कि इनके पास प्रेजेंट होता है यूनिक वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जो इनको हेल्प करता है फीडिंग में और लोकोमोशन में, मूवमेंट में। ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन के अंदर इनकी 5 क्लासेस हैं: एस्टेरोडिया, ओफिरियोडिया, इकोनियोडिया, होलोथोरिडिया और क्रिनोइडिया। ठीक है। लेकिन हमें क्लासिफिकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? क्लासिफिकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम ये है, इसकी ये डायग्राम जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो ये तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे। हाँ जी। Echinoderms have a unique system consist of canals and appendages of body wall called water vascular system. ये जो होता है वो सीलोमिक डेरिवेटिव होता है, मतलब सीलोम में प्रेजेंट होता है। इट इज़ लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। इन एस्ट्रॉइड द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज वेल डेवलप्ड एंड इज मेन लोकोमोटर, लोकोमोशन का काम कर रहा है, फूड गैदरिंग का काम कर रहा है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है कम्युनिकेट करने के लिए एक्सटीरियर से बाय द बटन शेप मैड्रीपोराइड लोकेटेड ऑन द एबोरल सरफेस। ठीक है। तो एबोरल सरफेस पे अगर आप देखोगे यहाँ पे सेकेंड, हाँ जी, ये रहा मैड्रीपोराइड। ठीक है। तो ये प्रेजेंट है जो ये इसको हेल्प कर रहा है कम्युनिकेट करने के लिए। द मैड्रीपोराइड हैज़ नंबर ऑफ पोर्स ऑन इट। द पोर्स ओपन इनटू स्टोन कैनाल। ये जो पोर्स है वो कहाँ ओपन हो रहे हैं? स्टोन कैनाल में ओपन हो रहे हैं। दैट रन्स फ्रॉम द बोरल साइड टू द ओरल साइड एंड जॉइन द रिंग कैनाल। रिंग कैनाल से रेडियल आर्म्स अराइज हो रही है। अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखो बेटा, ये रहा, ये है मैड्रीपोराइड। मैड्रीपोराइड से ये जो ऐसे स्टेम सी जा रही है तो वो हो गई स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल से यहाँ पे रिंग में आ रहे हैं तो ये क्या है? रिंग कैनाल। और रिंग कैनाल से फिर ये रेडियल कैनाल्स में जा रहे हैं। ठीक है। रेडियल कैनाल से फिर कहाँ जाएंगे? फिर जाएंगे लेटरल कैनाल में। ओके। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ जॉइंड है। तो स्टोन कैनाल से कहाँ पे आए? रिंग कैनाल में। दैट्स अराउंड द माउथ। फ्रॉम द रिंग कैनाल अराइजेज रेडियल कैनाल टू ईच आर्म जस्ट बीनीथ द एम्बुलेक्रल ग्रूव। द रेडियल कैनाल से ये कहाँ पे जा रहे हैं? लेटरल कैनाल पे ऑन आइदर साइड। ईच लेटरल कैनाल हैज़ अ बल्ब लाइक एम्प्यूला एंड अ ट्यूब फुट और पोडियम। हर एक लेटरल कैनाल के पास एक बल्ब लाइक एम्प्यूला है और उसका एक फुट है जिसको हम पोडियम बोल रहे हैं। एम्प्यूला इज स्मॉल मस्कुलर सैक विच bulges into perivascular coelom. Ampulla is connected with the tube foot. The podium is located at ambulacral groove. ये short है, tubular है और इसके projections है। The water vascular system is filled with a fluid similar in composition to seawater. Fluid contains coelomocytes proteins arising from the ring canal at the interradial position. The Polian vesicles which are along. अब बेटा होता क्या है यहाँ पे? ये जितनी भी ट्यूब्स है ना, इनके अंदर वाटर की मूवमेंट होती है। वाटर की मूवमेंट होने से अगर वाटर का प्रेशर डेवलप होगा तो ये फॉरवर्ड मूव करेंगी। अगर इसी को रिट्रैक्ट करके पीछे लाना है तो वाटर का प्रेशर मूव करके कहाँ चला जाएगा? वाटर का प्रेशर मूव करके किसी दूसरी रेडियल कैनाल के अंदर चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट कैनाल्स में जब मूव होता है तो यहाँ पे मूवमेंट या लोकोमोशन होती।
तो उसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है, वंस आप एकाइनोडर्मेटा का करेक्टरिस्टिक फीचर लर्न कर लोगे, वाटरवैस्कुलर सिस्टम याद कर लोगे, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि उसकी कौन कौन सी क्लासेस में कौन कौन सा लार्वा प्रेजेंट है, बिकॉज लार्वा पे बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट फाइलम हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा मतलब कि हाफ कॉर्डेटा, तो ये जो है वो हाफ कॉर्डेट्स की तरह लग रहा है। हेमीकॉर्डेटा पे हमने ऑलरेडी वीडियो में कवर करा हुआ है कि हेमीकॉर्डेटा के क्लासिक करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं और इसकी एफिनिटीज़ क्या होती हैं, प्लस ये चीज़ हमने प्रीवियस ये पेपर में भी डिस्कस करी हुई है। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में बेटा दो आती है, एक होती है एंटेरोन्यूस्टा और एक होती है टेरोब्रैंकिया। इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं और बेसिकली इनके बारे में कि ये एकॉन वॉर्म्स हैं, ये स्टोन्स में या बरोज में रहते हैं, और इनके एग्जाम्पल हो गए बेलानोग्लॉसस या सैकोग्लॉसस। और अगर हम बात करें दूसरे वाला क्लास दैट इज टेरोब्रैंकिया का, क्योंकि कभी कभी इनमें सिर्फ एक एक डिफरेंस पूछ लेते हैं, सिर्फ एक एक एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। टेरोब्रैंकिया जो है वो सिसाइल है, स्लगिश है और ट्यूब मेडअप ऑफ देयर ओन सिक्रीशंस। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक एक डिफरेंस लर्न करना है और करेक्टरिस्टिक फीचर याद करना है। और मेन पार्ट है हेमीकॉर्डेटा का कि इसके आपको बेसिक अडेप्टिव फीचर्स ज़रूर याद करने हैं कि इसके दूसरे जो डिफरेंट फाइलम्स हैं उनके साथ क्या क्या एफिनिटीज़ है, मतलब ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो ये शेयर कर रहे हैं एनालिड्स के साथ, जैसे बायलेटरल सिमेट्री हो गया, बोरोइंग एंड फीडिंग हैबिट हो गया, स्ट्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम है, सिमिलर मोड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है, उसके बाद लार्वा से रिलेटेड। ठीक है, और ऐसे कौन से ऑब्जेक्शंस, ऐसी कौन सी डिफरेंसेस हैं जो हेमीकॉर्डेटा और एनालिड्स के बीच में आ रहे हैं, मतलब ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो दोनों में बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, उसी तरह इसका रिलेशन आपको याद रखना है बियर्ड वर्म्स के साथ, मतलब कि पोगोनोफोर्स के साथ क्या सिमिलैरिटी होती है और क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, सेम हमें याद रखना है हेमीकॉर्डेटा और एकाइनोडर्मेटा के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है। ये सारा हमने हेमीकॉर्डेटा का जो सेपरेट वीडियो करा था उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें कवर करी हुई थी। सो विद दिस वी आर डन विद ब्लॉक नंबर 2 एज वेल। तो होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।